मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा दर्शन इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर अजित नारायण त्रिपाठी जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महामना के शिक्षा दर्शन की पृष्ठभूमि क्या थी। आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। अवश्य। मैं थोड़ा एक संक्षिप्त परिचय दे दूं कि मैं मालवीय जी से कैसे संपर्क में आया। जी जी अवश्य। मेरे पिताजी भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे जी। और मेरा बाल्यकाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में ही बीता जी। तो हम लोग छोटे बच्चे थे, 5-6-7 साल के रहे होंगे जी। और उस समय शाम को मालवीय भवन पर अक्सर खेलने जाते थे। मैं सामने के कमरे में मालवीय जी बिस्तर पर लेटे रहते थे। उस समय तक ये 45-46 की बात होगी जी। वो पूर्णतः बिस्तर पर आ चुके थे। कुछ लोग आते थे उनसे मिलने जुलने के लिए, तो बगल में एक कमरा चौकी, उसमें बिछी हुई अखबार वगैरह रखा रहता था। तो उस अखबार में कार्टून, बच्चों का कॉर्नर ये देखने के लिए अक्सर चला जाया करता था जी। एक दिन पर्दा हटा और मालवीय जी के ठीक मुंह पर मेरी दृष्टि गई और उनके उससे मैं परिचित था मालवीय जी के व्यक्तित्व से कि मेरे पिताजी उनके अनन्य भक्त थे और हर समय उनकी सेवा में ही रहते थे जी। कॉलेज से आते थे तो तुरंत चले जाते थे, उन्हीं के 1-2 घंटे शाम को बैठते थे जी। तो एक मन में भावना उठी और मैं अंदर चला गया उनके कमरे में। मैंने उनका पैर छुआ, चरण स्पर्श करके हाथ प्रणाम करके खड़ा हो गया जी। उस समय तक मालवीय जी बोल नहीं पाते थे। कोई उनके पास कान लगा के बैठता था तो उसके थ्रू बातचीत होती थी। उन्होंने पूछा कि क्या बनना चाहते हो। अब मुझे याद नहीं कि मैंने क्या उत्तर दिया, शायद कुछ उत्तर नहीं दिया होगा, लेकिन उन्होंने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया और वो मुद्रा मेरे मन में आज तक अंकित है। उस श्रद्धा भाव का कि निश्चित रूप से आप बड़े सौभाग्यशाली बचपन से ही जी। मुझे इसका मिला। फिर तो मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहीं पढ़ा, फिर यहीं पढ़ाया, यहीं से रिटायर किया जी। और पूरा जीवन मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अपना घर समझता हूँ जी। इस रूप में बात कि उनका शिक्षा दर्शन क्या था और वो किस परिस्थिति में, किस पृष्ठभूमि में, क्योंकि हर एक महापुरुष का जो विचार व्यवस्था होती है एक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में होती है जी। उससे वो जाने अनजाने उसको ग्रहण करता है, उसको रिएक्ट करता है और उसके रिएक्शन में उसी संदर्भ में उसकी बात समझी जा सकती है जी। तो पहले उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें। उनका परिवार 400 साल पहले मालवा से प्रयाग आ गया था जी। और चूंकि मालवा से वो लोग आए थे इसलिए मालवीय कहलाने लगे। और ये शुद्ध रूप से पारंपरिक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे जिनका कोई खेती बाड़ी नहीं था, खेत जमीन नहीं थी, कोई व्यवसाय नहीं था जी। खाली भजन पूजन करना, कथा वाचन की परंपरा इनके यहाँ से परिवार में चली आ रही है जी। भागवत की कथा, सुंदर कथाएं बड़े बड़े लोगों को सुनाते थे। खासकर माघ मेला में ऐसे अवसरों पर या किसी भी धार्मिक मंदिर में ये लोग कथावाचक थे जी। संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान ये लोग हुआ करते थे। इनके पिताजी महामना मालवीय जी के वो खुद यही थे और वो किसी से दान नहीं लेते थे। भागवत की पोथी पर जो भी चढ़ावा चढ़ जाता था उसी से उनके परिवार का खर्च चलता था जी। तो आर्थिक परिस्थिति हमेशा गड़बड़ ही रही परिवार की जी। तो ये पृष्ठभूमि, इसी पृष्ठभूमि को उन्होंने भी स्वीकार किया जी। वो भी बचपन से ही संस्कृत के श्लोक सुनना सुनाना उनका, और उनकी शिक्षा दीक्षा भी एक पारंपरिक संस्कृत पाठशाला में हुई जी। उनके गुरुजी भी अच्छे कथावाचक थे और हर प्रतिवर्ष वो माघ मेला में कथा सुनाया करते थे और मालवीय जी को भी ले जाते थे जी। छोटी सी उम्र में ही उनको स्टूल पर या एक मोड़े पर खड़ा करा देते जिससे वो उनका भाषण सुनाई दे सके। मालवीय जी तब से कथावाचक हो गए। उनके जीवन का एक बड़ा भाग कथावाचक के रूप में ही जी।
फिर वो उस समय मालवीय जी का जन्म 1861 में हुआ। 1166 में एक पहली बार वहाँ एक गवर्नमेंट हाई स्कूल बना अंग्रेजी पढ़ाने, तो उसमें इनका सन 68 में नाम लिखवा दिया गया जी। तो उन्होंने नई तरह की शिक्षा प्राप्त की जो पारंपरिक विद्या है उसके अतिरिक्त, और बहुत एक्टिव, यानी पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते थे इनमें इनका बहुत योगदान रहता था। नाटक, वाद विवाद करना, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, इनमें सब में ये आगे रहते थे जी। इनकी प्रतिभा को तब से लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। अब हाई स्कूल पास करने के बाद समस्या ये हुई कि और आगे पढ़ना चाहते थे, उस समय म्योर सेंट्रल कॉलेज जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अस्तित्व में नहीं आया था वो था, और वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, वहां इनका नाम लिखाया गया। घर की हालत ऐसी खराब थी कि माता ने अपने गहने गिरवी रख के फीस के लिए पैसे जुटाए जी। वो पढ़ने लगे, और वो सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी वो उनकी और ज्यादा मुखरित हुई जब कॉलेज के स्तर पर उसे करने लगे। वहां पर इन्होंने संस्कृत विषय ले रखा था, एक विषय जी। तो संस्कृत विषय के एक इनके गुरु पंडित आदित्य राम जी थे जी। और वो आदित्य राम जी बहुत समाज सार्वजनिक कामों में जुड़े हुए थे। उन्होंने कई संस्थाएं, कई पत्रिकाएं निकालते थे, वो धर्म से संबंधित होती थी, सामाजिक समस्याओं से संबंधित होती थी, उसमें मालवीय जी योगदान करने लगे। फिर उन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी जी। ये भारतवर्ष में पहला भारतीयों का अखिल भारतीय स्तर पर मंच था जी। जहाँ की प्रबुद्ध वर्ग के लोग आते थे और अपने समाज की वर्तमान स्थिति के बारे में विचार विमर्श करते थे। मुख्य उद्देश्य ये था कि हम कैसे इसमें सुधार ला सकते हैं, कैसे बेहतरी कर सकते हैं जी। अंग्रेजों की हुकूमत थी तो ज्यादा से ज्यादा उनको पिटिशन दे सकते थे, उनको सजेशन दे सकते थे जी। कुछ और तो कर नहीं सकते थे, तो इतना ही चलता था। उसमें इन्होंने उसका दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, उसमें मालवीय जी इनके साथ गए, भट्टाचार्य जी के साथ, और उन्होंने एक व्याख्यान वहां दिया जो कि बहुत सराहा गया। देश भर के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता उस समय वहां पर थे, उन सब ने कहा कि इतना यंग आदमी है, इतना अच्छा बोलता है, बड़ी तारीफ उनकी। उसी में एक राजा काला कांकर के रामपाल सिंह थे, उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इनसे कहा कि आप हमारे, वो उस समय डेली अखबार हिंदुस्तान निकालते थे, उसका एडिटर नियुक्त किया। उसके पहले बीए पास करने के बाद मालवीय जी एमए करना चाहते थे, लेकिन हालत इतनी खस्ता थी कि माँ ने कहा कि कुछ नौकरी करके पैसा अर्जित करो। तो जिस स्कूल से पढ़े थे उसी में मास्टर हो गए थे, 40 रुपए की तनख्वाह पर जी। राजा साहब ने इनको 250 रुपए मासिक दिया, तो घर की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया, और तब से वो पत्रकारिता से जुड़े, तो जीवन पर्यंत पत्रकारिता में जुड़े रहे, कई अखबारों का पालन किया, और तो इनकी बहुमुखी प्रतिभा के ये सब प्रमाण है। वहाँ करीब 2-2.5 वर्ष बाद उन्होंने उनकी नौकरी छोड़ दी और इलाहाबाद चले आए LLB करने के लिए। उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, रोचक कहानी है, अवश्य सुनाइए। जो उन्होंने, राजा साहब बड़े उदार व्यक्तित्व के थे जी। बहुत खुला और विदेशी संस्कृति को अच्छी तरह जानते थे, अंग्रेजी के भी विद्वान थे, यूरोप वगैरह घूम आए थे, लेकिन वो शौकीन थे, राजाओं के हिसाब से मद्यपान के शौकीन थे, और मालवीय जी बहुत स्ट्रिक्ट उसके विरुद्ध थे जी। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि जब आप मद्यपान किए हो तो ऐसी अवस्था में मुझे अपने पास मत बुलाइएगा कभी। तो राजा ने उसका पालन किया, बिल्कुल पालन किया, 2.5 साल तक पालन किया, लेकिन एक दिन चूक हो गई, वो बहुत बुरी तरह नशे में थे, और उन्होंने कहा बुलाओ मदन मोहन को। आए वो, और उस समय और बातों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें उन्होंने की जो कि मालवीय जी को बहुत ही हर्टफुल थी। वो आए, दूसरे दिन के पास त्याग पत्र भेज दिया है।
राजा साहब ने बहुत माफी मांगी उनसे कि मुझसे गलती हो गई और अब ऐसी चूक कभी नहीं होगी। लेकिन उनका उत्तर था कि अब मेरा अन्न जल आपके दरबार से उठ गया है, अब मैं नहीं रह सकूंगा। तो राजा ने भी एक शर्त रखी, मैं आपका त्याग पत्र स्वीकार कर लूंगा, लेकिन आपको एक बात मेरी माननी होगी। क्या? कि आपको मैं 100 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देता रहूंगा, आप लॉ पढ़ेंगे और लॉयर बनेंगे। और ये उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया। जी। जब वो लॉयर हो गए, बड़े प्रतिष्ठित लॉयर थे, पैसा भी हो गया, तब भी उनके पास 100 रुपया दरबार से आता था। उन्होंने मना किया कि अब किसकी क्या जरूरत है, और तो कह दिया एक बार तुम्हारे लिए रहेगा। खैर इन्होंने लॉ की और वकालत करनी शुरू की, पहले जूनियर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, और बहुत जल्दी उनकी प्रसिद्धि 1892 में वो कोर्ट में आए, बड़ी जल्दी उनकी प्रसिद्धि हो गई और बहुत पैसा उन्होंने अर्जित किया है। जी। तो अब घर द्वार बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ। धीरे धीरे नेशनल कांग्रेस में वो हर सेशन में जाते थे और वो एक्टिव रोल, कई चीजों में उन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया। और इन सारे चीजों से उनका एक ऑल इंडिया एक्सपोजर, पूरा देश के हर तरह के तबके से लोग उनके संपर्क में आए। और उस समय की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी अपने समाज की, जो दुर्दशा थी, उन्होंने प्रत्यक्ष उसको देखा। उससे वो बहुत दुखी और चिंतित थे। जी। उस समय साक्षरता दर सिर्फ 4 या 5% थी, सब लोग निरक्षर थे, घोर दरिद्रता के जीवन का जी रहे थे। जी। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी, और अकाल पड़ते थे, लोग मर जाते थे, लाखों की संख्या में मर जाते थे। और ये पीड़ा की अनुभूति, सामाजिक जीवन की पीड़ा की अनुभूति से द्रवित होना, ये भारतीय संस्कृति में संवेदना का बहुत उच्च स्तर माना जाता है। उनके लेखों में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रस्तावना में उन्होंने करीब 2 पैराग्राफ यही लिखा है कि उस समय भारत की क्या स्थिति थी। और इतने साहित्यिक भाषा उनकी बहुत अच्छी थी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, और वो पढ़ के करुणा का भाव अब किसी के भी मन में जाग उठेगा। और इन सब का उपाय उन्होंने सोचा कि क्या कारण है इसका। तो ज्यादा सामान्यतः सब लोग यही कहते हैं कि विदेशों की सरकार है, वो हमें चूस रही है, हमारा शोषण कर रही है। जी। उन्होंने माना कि हाँ, एक ये कारण है, लेकिन एक दूसरा कारण भी है कि भारत के प्रबुद्ध वर्ग भी, बहुत छोटा सा पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग था, संपन्न, प्रबुद्ध नहीं संपन्न कहना चाहिए, बड़े बड़े जमींदार थे, तलुकदार थे, नवाब लोग थे, ये लोगों का वर्ग था एक। लेकिन वो सब के सब अपने व्यसनों में डूबे हुए थे, दुर्व्यसनों में, आमोद प्रमोद में, ऐसी वैसी चीजों में, और उनको कोई चिंता नहीं थी कि समाज में क्या हो रहा है। उसी तरह से लोगों में भी कोई आपस में विश्वास नहीं था, कोई किसी की बात नहीं मानता था, किसी की सहायता नहीं करता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक और कारण है कि भारतवर्ष की जनता अपने प्राचीन धर्म से विमुख हो गई है। जो ऋषियों ने हमें धर्म का मार्ग दिखाया था और जीवन को धर्म प्रधान जीवन की चर्चा की थी, उससे विमुख हो गए। और उससे विमुख होकर कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता, खुशहाल नहीं हो सकता। तो उसे भी दूर करना है। इन सब बातों से के असर से उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की योजना बनाई। दूसरा कारण उसमें यह था कि उस समय की जो शिक्षा थी, वो उसमें अंग्रेजियत की प्रधानता थी, यूरोपियन ज्ञान सिर्फ पढ़ाया जाता था, भारतीय ज्ञान परंपरा का कोई जिक्र नहीं होता था। वस्तुतः वो तो उसको हे दृष्टि से देखने का भाव पैदा करते थे, ताकि पढ़े लिखे लोग उनके यूरोप का गौरवगान करें और उनके लॉयल प्रजा उनकी रहें, सब्जेक्ट, खाली सिटीजन न बने, प्रजा रहें और उनकी स्वामी भक्ति में, और खासकर अंग्रेजी में जो कामकाज सरकारी होता था उसमें उनकी सहायता कर सकें, क्लर्क हो जाए, ये हो जाए।
तो वो शिक्षा में कहीं राष्ट्रीय भावना थी ही नहीं, राष्ट्र की उन्नति के लिए कोई चर्चा नहीं थी। तो इनसे दुखी होकर उन्होंने एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की कल्पना की, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जी। और ये उनके शिक्षा दर्शन का प्रमुख अंग था, भारत को विश्वविद्यालय को एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाना और इसमें आधुनिक ज्ञान के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान धाराओं को भी उचित स्थान विश्वविद्यालय स्तर पर देना जी। ये उनके एक नया कॉन्सेप्ट था। तो ये उनके ये उसकी पृष्ठभूमि है जिसमें कि उनकी विचार व्यवस्था विकसित हुई। और उन्होंने और ये काशी की परंपरा में हमेशा ये ज्ञान था कि काशी हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा। हमारा कुलगीत देखिए, तभी सर्व विद्या की राजधानी, सर्व विद्या की राजधानी, यहीं पढ़े फूले बुद्ध शंकर। तब से परंपरा से उन्होंने ज्ञान की चर्चा की। तो वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी सोच को, इसलिए उन्होंने उनका मूल स्थान तो प्रयाग था, लेकिन उन्होंने काशी को चुना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महामना के शिक्षा दर्शन की क्या विशेषताएं थी जी? पृष्ठभूमि आपने देखी, उसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या उनकी विशेषताएं थी। पहली विशेषता या इसके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि उन्होंने 1905 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रूपरेखा क्या है, कैसा विश्वविद्यालय बनेगा, इसको एक बड़े से उसमें संग्रह में बना के छापा था, प्रॉस्पेक्टस ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसमें जो उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 4 मूल उद्देश्य प्रतिपादित किए हैं, उससे ही पता लगेगा कि क्या है। उन 4 उद्देश्यों में पहला था प्राचीन भारतीय संस्कृति की और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्वविद्यालय के स्तर पर स्थापित करना, उसका अध्ययन, अध्यापन और शोध करना, साथ ही उसका प्रचार प्रसार करना, ताकि भारतीय लोग जाने कि हमारी संस्कृति क्या है जी। दूसरा उद्देश्य था कि आधुनिक ज्ञान परंपराओं का, संपूर्ण ज्ञान परंपराओं का अध्ययन, अध्यापन और शोध। तो उसको बहुत इलेबोरेट नहीं किया क्योंकि वही चल रहा था जी। उस समय हिंदुस्तान में, अपने देश में केवल 5 विश्वविद्यालय थे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ये 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना 1857 में जी। और उसके बाद चौथा लाहौर विश्वविद्यालय 1882 में बना और प्रयाग विश्वविद्यालय 1887 में संभवतः जी। ये 5 विश्वविद्यालय उस समय थे जिस समय मालवीय जी बना रहे थे योजना जी। और उनमें सब में खाली यूरोपीय ज्ञान पढ़ाया जाता, स्वयं उसके एक अंग रहे थे तो जानते थे अच्छी तरह से। तो आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की सारी परंपराओं का अध्ययन, अध्यापन, शोध। और तीसरी बात, देश के आर्थिक विकास के लिए जो उपयोगी ज्ञान कौशल है, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, मैनेजमेंट इत्यादि की स्थापना करना। तो बहुत वे कॉन्शियस थे कि केवल पारंपरिक ज्ञान से या ज्ञान से नहीं काम होगा, आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, गरीबी ऐसे नहीं दूर होगी जी। ज्ञान से नहीं दूर होगी, इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और औद्योगिक प्रगति आवश्यक है। बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा नोट लिखा था, भारत की औद्योगिक प्रगति की क्या रूपरेखा हो जी। इस पर जो सरकार ने बनाया था उस पर असहमति दिखाते हुए उन्होंने पूरा प्रस्ताव दिया था। बहुत ज्यादा पढ़ते थे, उनके देखो से लगता है कि वो सारे यूरोप की चीजें जानते थे कि क्या है। तो एक ये, और चौथा जो सबसे विशेष बात कि धर्म और नैतिकता की शिक्षा इस विश्वविद्यालय की शिक्षा का अनिवार्य अंग होगा जी। क्योंकि उनका मानना था कि ये बिना धर्म का ज्ञान हुए वो शिक्षा अधूरी है, बल्कि वो व्यर्थ है। ज्ञान जिसमें नैतिकता और धर्म का वो न हो, आधार न हो, वो निरर्थक है, उससे कोई लाभ नहीं हो सकता, नुकसान ही होगा। और है भी जो टेक्नोलॉजी और आधुनिक ज्ञान के सहारे
तमाम विश्व युद्ध हुए, आयुधों का आविष्कार हुआ, कितना खतरा बढ़ गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि वो बेसिक जो उससे जीवन दृष्टि और विश्व दृष्टि बनती है वो सही नहीं है। खैर, ये चार उनकी बातें थी, जिनमें ये दो प्रमुख हैं जी। जो सर्व प्रमुख मेरी दृष्टि में वो है जो धर्म और नैतिकता की शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था का अनिवार्य अंग मानना। तो इस मामले में ये हम कहेंगे कि ये विशेषताएं उनकी निकाल देती हैं। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महामना धार्मिक और नैतिक शिक्षा को क्यों शिक्षा का अभिन्न अंग मानते थे? हमने सवाल सही पूछा, क्योंकि आजकल धर्म शब्द जी से जो भाव उभरता है जी, जो सर्वमान्य हो गया है, यह आस्था विश्वास का, अलग अलग आस्था विश्वास लोगों के हैं, उससे उसका संबंध है, वो उसका केंद्र है। और पूजा पाठ की विधियां, जीवन पद्धतियां अलग अलग धर्म के अनुसार, और समाज के वर्गीकरण का एक प्रमुख तरीका, इसे हम कहेंगे ये धर्म की सांप्रदायिक, संकीर्ण और सांप्रदायिक जी पहचान है। वही आज ज्यादा प्रचलित है धर्म शब्द को। इसीलिए धर्म शब्द आजकल थोड़ा हेजिटेट करते हैं कहने में, क्योंकि आप गलत समझ। मालवीय जी की धर्म की व्याख्या थी जी, वो बड़ी उदार और बहुत विराट थी। वो प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों से जो उद्धरण देते थे वो उसमें था कि ये एक आध्यात्मिक जीवन दृष्टि है जी। आध्यात्मिक का तात्पर्य कि व्यक्ति अपने को एक बड़ी इकाई का अंग माने, समष्टि का अंग माने, और उसकी सेवा और उसकी उन्नति के लिए कार्य करे। अपना निरहंकार हो, अपने स्वार्थ के लिए काम न करे। निरहंकारिता आध्यात्मिक मूल्यों में सबसे बड़ा, उसी से स्वार्थ पैदा होता है, अहंकार से स्वार्थ पैदा होता है, और आदमी तमाम गलत काम करता है अपने स्व के हित के लिए। फिर खाली व्यक्ति के उत्थान के लिए ही धर्म नहीं आवश्यक, समाज के उत्थान के लिए भी उतना ही आवश्यक है। सामाजिक संबंधों में अगर हम दूसरे कोई पीड़ा से द्रवित नहीं होंगे, सबको अपना बंधुत्व का भाव नहीं रखेंगे, मैत्री का भाव नहीं रखेंगे, तो समाज नहीं बन सकता नहीं। तो धर्म की दूसरी शिक्षा है। तो इसी प्रकार जितने नैतिक सद्गुण और व्यवहार के आचरण के नियम, जिनसे कि व्यक्ति और समाज दोनों उन्नति करें, ये धर्म के मूल है। धर्म कभी बांटने वाला नहीं होता। मेरा धर्म तुम्हारा धर्म, ये नया कॉन्सेप्ट है हमारे देश में। तो सनातन धर्म और सबके लिए, मानव मात्र के लिए धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम को हम मानते, ये उदाहरण देते थे। अहिंसा परमो धर्म जी। अहिंसा की स्थापना के लिए ही धर्म को का प्रतिपादन किया गया है। इस तरह के श्लोक वो उद्धृत करते थे। जीवन की एक दृष्टि धर्म ये भारतीय परंपरा देती है, वो 4 पुरुषार्थों के अंतर्गत। तो अर्थ और काम का भी प्राप्ति मनुष्य का लक्ष्य है, लेकिन धर्म के दायरे में, धर्म के नियमों के विरुद्ध नहीं हो सकता, उसी के अंदर। और उससे जो उपार्जन को जो मिलता है, उसको भी धर्म के दिशा से ही उसका इस्तेमाल किया जाए। आपको बहुत पैसा मिल गया, आप धनी हो गए, तो आपका ये धर्म है कि उससे दूसरों का हित करें, भला करें, समाज करे, जो गरीब हैं उनकी उन्नति के लिए काम करें। तो ये बातें धर्म को वो मूल मंत्र मानते थे जी। वैसे वो ब्राह्मण थे और वो सब मानते थे, लेकिन पब्लिक जीवन में उन्होंने धर्म को इसी तरह से परिभाषित किया है, और अपने व्यावहारिक जीवन में भी इसको इसी तरह से जी। दया, करुणा इत्यादि सब उनके धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए उन्होंने शिक्षा का अनिवार्य कहा कि ज्ञान हो जाए, विज्ञान आपके पास आ जाए, आप सब वो हो जाए, लेकिन आपका चरित्र
और आपकी मूल्य चेतना, सामाजिक चेतना अगर अविकसित है तो आप न समाज का भला करेंगे न अपना भला करेंगे। इस रूप में उन्होंने धर्म को और उसी के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था, धर्म और इसकी बात की गई, काशी में उसकी व्यवस्थाएं की गई। और मेरे पिताजी धर्म के शिक्षक थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। 1939 या 38 कभी उनका 40 के आसपास उसमें नियुक्ति हुई। तो उसके हो सकता है कि उस आज के युग में कुछ दूसरा उसके लिए हो जी। और इसी में जब 1952 प्रॉस्पेक्टस लागू किया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, तो तुरंत प्रश्न हुआ कि धर्म की शिक्षा कैसे दी जा सकती है। गवर्नमेंट एड पाने वाला गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय था, उसमें धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती, तो वो धर्म की शिक्षा बंद कर दी गई। मेरे पिताजी बेकार हो गए, उनका पढ़ाई का आधार चला गया। खैर धर्म की पढ़ाई और जगह भी होती थी। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर भी होती थी, फिलोसफी डिपार्टमेंट में भी होती थी, तो उसमें आ गए। तो ये उनके धर्म की शिक्षा का तात्पर्य था। नैतिकता सही, यानी अगर आज के संदर्भ में कहें तो नैतिक और मानवीय मूल्यों का मिश्रण करके अगर आप एक व्यवस्था बनाए तो उनके हिसाब से वो धर्म है। और ऐसे धर्म को हम कोई नाम नहीं दे सकते, सिर्फ मानव धर्म कह सकते हैं, क्योंकि मानव मात्र के लिए है। गुरुदेव, आगे मैं जानना चाहूंगा आपसे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU के नाम से भी जाना जाता है, को एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने के पीछे क्या प्रेरणा थी? मालवीय जी ने अनुभव किया जी कि पढ़े लिखे जितने भारतीय हैं जी, वो भारतीय संस्कृति का, और हम एक विशिष्ट संस्कृति हैं जी, सांस्कृतिक इकाई हैं जी, औरों से अलग, इसका लोप हो गया है। वो भारतीय संस्कृति को, तो उससे उनके लिए, उनके मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव नहीं जागृत हो रहा है जी। जो राष्ट्र की कल्पना है कि जो एक संप्रभु राष्ट्र होगा, वो खाली पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत हो रही है जी। सांस्कृतिक लेवल पर हम लोग इस बात को स्वयं, और पॉलिटिकल लेवल पर भी बात करते हैं, तो हम एक राष्ट्र के रूप में रहे हैं, सांस्कृतिक हमारा धरोहर है ये भावना नहीं है। इसलिए पूरे देश से हम परिचित ही नहीं थे। बहुत से लोग अपने उसके बाहर जानते ही नहीं थे। 1950 के आसपास कुछ बात हो रही थी कि अरे केरल में ये हो गया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई और क्या क्या हो गया। तो किसी ने पढ़ लिखे होते, अरे केरल चीन की बात छोड़ी, हिंदुस्तान की बात कीजिए। यानी उस व्यक्ति को ये नहीं पता था कि केरल भारत का हिस्सा है। तो हम अपने देश की ज्योग्राफी नहीं जानते थे। हमारी क्या विषय, जिसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी नाम दिया गया है, उसका परिचय हो तब आप पूरे राष्ट्र को जाने। तो मालवीय जी हमेशा चाहते थे कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इस अर्थ में बने कि हम अपने को भारतीय संस्कृति से जोड़ें, उससे उसके हम अंग हैं, वो हमारी वारिस है। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल पूछते हैं कि व्हाट इज माय हेरिटेज, हमारी क्या विरासत है, और उसमें भारतीय संस्कृति के विशिष्ट रूपों का की वो चर्चा करते हैं। तो वो भावना लुप्त हो जाए, वो तो इसलिए राष्ट्रीय, और खासकर यूनिवर्सिटी में व्यक्ति पढ़े तो उसको इसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरे, भारतवासियों ने इसे बनाया है, अंग्रेजी सरकार ने नहीं बनाया जी। इसीलिए पूरे देश में चंदा मांग के घूम के उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये पूर्णतः भारतीयों का प्रयास है, इसलिए हमारा विश्वविद्यालय है, इसलिए राष्ट्रीय है। देश के हर राजे रजवाड़े ने, मालवीय स्वयं घूमे पूरे देश पर, गरीब लोगों से लेकर सबने इस नाम पर पैसा दिया है। सभी यहाँ पढ़ने आते थे और पढ़ाने आते थे जी। बड़ा 1940
45-50 के मेरा बचपन विश्वविद्यालय में। मेरे एक पड़ोसी नार्लिकर जी थे, जिनके बेटे जयंत नार्लिकर हैं, उनके पिताजी। उनकी माँ से मेरी माँ ने श्रीखंड बनाना सीखा। एक दूसरा सुंदरम परिवार, तमिल भाषी थे लोग, उनकी बेटी ने मेरी बहन को इडली डोसा बनाना सिखाया। तो उस तरह के वातावरण को मैंने देखा। हर प्रांत के लोग थे जी, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सब एक दूसरे के समान। तो पठन पाठन में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र भी रहा जी। 1960-70 तक हर प्रांत के लिए अलग अलग सीटें नियुक्त थी। इस प्रांत के लिए इतनी सीटें, और वहां से जो एप्लीकेंट होते हैं उन्हीं के बीच कंपटीशन होगा। अगर 10 सीटें हैं और 1000 एप्लीकेशंस आई हैं तो उन्हीं में 10 को मिलेगा। तो वहां तो हर प्रांत के लोग आते थे पढ़ने के। तो एक इस रूप में राष्ट्रीय है, और दूसरे राष्ट्रीय गौरव की भावना नहीं आएगी अगर के संविधान में ओपनिंग लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जब एकता का ये भाव आता है, और उसी के लिए वो चौथा वो बताते हैं कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी बंधुत्व का भाव जी। बंधुत्व का भाव कहाँ है, नहीं रहा, विकसित किया जाए जी। तो ये होना चाहिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में, इसलिए इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहें। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के लोकतांत्रिक और विकासमान भारत के लिए महामना की शिक्षा दर्शन का क्या महत्व है? इसके लिए ये जो आज के भारत के लिए जी, तो ये समझना पड़ेगा कि आज का भारत क्या है जी। देखिए, समय का प्रवाह होता रहता है। एक विचार व्यवस्था जो आज से 150 साल पहले विकसित की गई जी, उसमें आज के समाज का यथार्थ ज्ञान नहीं था जी। आज शायद मालवीय जी होते तो कुछ दूसरी बातें भी करते। ये तो मूल बातें हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और भी कहते, किसी दूसरी शब्दावली में कहते जी। तो इसलिए आज के भारत को हम अगर समझना चाहते हैं, बड़ा व्यापक है कि आज का भारत क्या है जी। लेकिन जिस दृष्टि में हम लोग बात कर रहे हैं, मूल्यों की, धर्म की, नैतिकता की बात कर रहे हैं, उस देने गई 2 चीजें। एक तो जीवन दृष्टि क्या है आज। पुराने समय में तो जीवन दृष्टि वो पुरुषार्थ चतुष्टय वाली बात थी, और एक आध्यात्मिक विश्व दृष्टि थी। विश्व दृष्टि और जीवन दृष्टि, ये 2 बड़े मूल शब्द हैं। हर संस्कृति के ये एक मार्कर हैं, और भारतीय संस्कृति में एक विशिष्ट जीवन दर्शन है और एक विशिष्ट विश्व दृष्टि है जी। आज के भारत में अगर कहें तो जीवन दृष्टि क्या है, मुख्यतः एक उपभोक्तावादी दृष्टि हो गई। यानी जीवन का लक्ष्य किसी तरह से अपनी योग्यताओं का विस्तार करके अधिकाधिक धन कमाया जाए। आज विश्वविद्यालय में सब इसीलिए आते हैं जी। और उस धन से सुख भोग, वो भी उपभोक्ता के रूप में, जो बाजार हमें सुविधाएं और उपकरण देता है, उसको लेके हम जीवन को, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो ये इसे कहें तो व्यक्ति केंद्रित, व्यक्तिवादी समाज होता जा रहा है, व्यक्ति केंद्रित और अर्थ प्रधान समाज होता जा रहा है, जिसकी जीवन दृष्टि सिर्फ यही सीमित है। यानी अर्थ और काम तक ही सीमित है, वो धर्म का नियंत्रण नहीं मानती जी। आज जिस तरह से जो पहले नहीं होती थी, वो उसमें कुछ अच्छी बात भी है, उदारता है, ठीक, अच्छी है, बहुत पारिवारिक निमंत्रण और ये सब बहुत ज्यादा था पहले, बदलाव होना चाहिए। लेकिन कुछ विकृतियां भी दूसरे तरह की हो रही हैं, और ये बहुत कुछ विदेशी जीवन दृष्टि जो रही है, यूरोपीय आधुनिक, वो हमारे पास
हमारा देश की है कि हम अमेरिका के बराबर हो जाए, इसीलिए भाग के यहाँ से बहुत से लोग अमेरिका चले जा रहे। तो एक जीवन दृष्टि हमारी ये है। लेकिन ये भी है कि आज का जीवन आकांक्षी जीवन है। व्यक्ति चाहता है जी, वो गरीबी में कोई नहीं रहना चाहता है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई नहीं था, सभी तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये अमान्य है जी, ये मान्य है, ठीक है। अर्थ और काम की कल्पना हमने भी मानी है, हमारे परंपरा में भी मानी गई है जी। लेकिन क्या हमारी दृष्टि वहीं तक सीमित हो जानी चाहिए? नहीं, उसके आगे कुछ नहीं है, बहुत कुछ। तो अब सवाल यही उठता है कि अगर आज की उस जीवन दृष्टि में और विश्व दृष्टि में परिवर्तन लाना चाहिए, वांछनीय है, ताकि कुछ चुने हुए लोग ही सुख सुविधाओं का भोग न करें, सामान्य व्यक्ति सबको उपलब्ध हो जी, और सुख भोग का केवल आर्थिक और भौतिक आधार ही कामेंद्रियों की सुख तृप्ति यहीं तक नहीं। सुख के केंद्र बहुत हैं, विद्या का सुख है, संगीत का सुख है जी। सबसे बड़ा सुख दूसरों का दुख दूर करके अब जो सुख मिलता है वो है। और तीसरा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम जीवन में सार्थकता चाहते हैं जी। ये सुख, ये पद, ये प्रतिष्ठा जो प्राप्त की मैंने वो तो मेरी है जी। समाज को हमने क्या दिया? जिस समाज ने हमें ये सब दिया जिससे कि हम ये कर सके जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय जी बना गए और उसमें पढ़ के IIT से MTech करके BTech करके हमें 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, उनकी कृपा से मिला। वो थे इसलिए ये हो पाया। वो उन्होंने क्यों महान है, उन्होंने भविष्य का सोचा, हमारे लिए सोचा, समाज के लिए सोचा, तो ये देश बना। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें जीवन दृष्टि का और उसके लिए जो नैतिक और मानवीय मूल्य जो आवश्यक हैं इस दृष्टि के अनुसार एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे समाज को बनाने के लिए। और पुनः मैं कहूंगा कि ये धर्म है। अब धर्म के नाम से चिढ़ है तो धर्म मत कहिए, खाली इसको नैतिक और मानवीय मूल्यों की शिक्षा कहिए। लेकिन धर्म के कारण वो एक पद्धति जो पहले मालवीय जी ने बनाई थी उसको हटा तो दिया गया, उसको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा प्रयास नहीं किया गया जी। ये मान लिया गया कि इस विज्ञान के युग में सारा आर्थिक प्रगति कर लेने से हमारा सुख भी दूर हो जाएगा, अब सब समृद्ध हो जाएगी, देश खुशहाल हो जाएगा जी। लेकिन अनुभव क्या दिखाता है? सामाजिक समरसता खत्म हो गई है। हर जगह परिवार में भी कलह हो रहे हैं, सभी एक दूसरे के लिए खींचतान कर रहे हैं, समाज में भी वैसा ही हो रहा है। वर्ग विभाजन करके नाना प्रकार के हिंसक संघर्ष हो रहे हैं अलग अलग कारणों से। तो कोई भी सभ्य समाज, हमारा उद्देश्य केवल विकसित भारत ही नहीं, विकसित आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित भारत ही नहीं होना चाहिए, एक सभ्य समाज बनाना चाहिए, एक मानवोचित समाज बनाना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वैल्यूज को डिफाइन करता है उसके अनुसार बनना चाहिए। लेकिन वो नहीं हो पाएगा जब तक कि मूल व्यक्ति अपने को क्वेश्चन करके ये न देखे कि मैं जीवन से क्या पाना चाहता हूँ, मेरी दूसरों के प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए, कितनी संवेदना मेरे मन में होनी चाहिए, अर्थात नैतिक और मानवीय मूल्यों की, अधर्म की शिक्षा के लिए। तो आज के समाज के लिए तो और ज्यादा आवश्यक लगता है जी। पहले तो गरीब समाज था, जो नहीं था, लेकिन आज जब आपके पास हो गया तो गलत राह पर जाने के अवसर पैदा हो गए हैं। तो उसमें कैसे आप अपने को नियंत्रित रख के इस प्रकार से कि आपका भी उत्थान हो, आपका भी जीवन सार्थक हो और समाज भी विकसित हो। अगर इस रूप में धर्म की शिक्षा दी जाए कि धर्म एक बोझ नहीं है, एक बंधन नहीं है, केवल निषेध नहीं है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो वो तो गलत है। तो नए रूप में नैतिक और मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। मालवीय जी के का ये जो पक्ष था उसी से प्रेरित होकर मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र की स्थापना की गई थी कि यहाँ
चर्चा होगी कि आधुनिक युग के अनुरूप जिन नैतिक और मानवीय मूल्यों की समझ विकसित करनी है वो करें। हम पहचानें कि हमारी समस्याएं क्या हैं, सही बात, और उनके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाए जी। कैसे, क्या विधि हो, क्या कंटेंट हो, जिसके माध्यम से ये छात्रों और अध्यापकों में इस बात को प्रचार प्रसार किया जा सकता है, जिसका इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी जी। मेरा भी उसमें कुछ योगदान है और यही मैं कहूँगा कि इसीलिए आवश्यक है। गुरुदेव, आपने काशी में रह करके जिस तरीके से सेवा दी है, तो मैं चाहूंगा कि आप काशी में अपना अनुभव बताएं। काशी का अगर एक लाइट हार्टेड वे में कहें तो बेढब बनारसी ने कहा था, काशी कबहू न छाड़िए सब धाम हमको धाम, जी। जियो मरो तो गंगा जल मिले, जियो तो लगड़ा। बनारस की मस्ती का यही आलम है कि जीवन के सुखों का आनंद भी लीजिए, लेकिन वो गंगा जल भी मिलना चाहिए। तो ये एक आध्यात्मिक दृष्टि, उसके साथ साथ जीवन का सुख भोग, मस्ती बात, सीरियस बहुत बात नहीं होती। ज्यादातर लोग आजकल सीरियस बातें करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, शेयर मार्केट यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, उसको प्रमोशन मिल गया, हमको नहीं मिला, यही चर्चा करते हैं। बनारस के स्वभाव में ये जरा गाँव है, कुछ मौज मस्ती की बातें होती हैं। मेरे पिताजी के साथ बहुत से मित्र आते थे, तो मैं पुराने जमाने के लोगों को ठहाका जरूर लगता था, ऐसा नहीं होता कि चुपचाप लोग चले जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अट्टहास मशहूर था, तो दूर से ही सुनाई देता था हर बात। तो एक मौज मस्ती का जो वातावरण यहाँ मिला, उसके साथ साथ विद्वत्ता का वातावरण, इतने अच्छे अच्छे विद्वान। और वो विद्वान शब्द से मेरा यही तात्पर्य नहीं है कि जो संस्कृत का विद्वान हो, ज्यादातर वो उसी अर्थ में किया जाता है। हर विषय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सभी विषयों के बड़े उत्कृष्ट कोटि के विद्वान हैं। बहुत शो ऑफ नहीं करते, इसलिए नजर नहीं आते। इसी तरह से साहित्यकार लोगों का है, संगीत का तो गढ़ ही रहा है। जी। और संगीत मार्तन ओंकारनाथ ठाकुर ने यहाँ संगीत विद्यालय की स्थापना की। उसके पहले भी संगीत की एक परंपरा थी। यही के एक आचार्य थे संगीत के, वो सिखाते थे बच्चों को। तो ये भी एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विशेषता। जैसे ये हिंदी विभाग की स्थापना, देश में पहली बार विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाया जाने लगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। उसके बाद अन्य भारतीय भाषाओं के विज्ञान खुले। भारतीय संस्कृति और इतिहास ये एक विभाग था जिसमें अब पुरातत्व जोड़ के वो हिस्ट्री एंड कल्चर डिपार्टमेंट कहा जाता है, वो बच गया है। तो बहुत से ये भारतीय परंपराओं के, भारतीय संगीत की स्थापना भी उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में की थी पहली बार। इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स जितने बने नए, पहले वर्ल्ड में पहली बार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज्वाइंट डिग्री। उस समय सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी उसके पहले। फिर उसके बाद तमाम मेटलर्जी की, माइनिंग की, ये पहले बार विश्वविद्यालय में हुए। केमिकल इंजीनियरिंग, सेरामिक्स, सब पहली बार विश्वविद्यालय में भारतवर्ष में। जी। तो ये दिखाता है ना कि अब आप पुनः मालवीय जी के प्रति श्रद्धानत होते हैं कि एक ब्राह्मण, पूजा पाठ कथावाचक पेशे से वकील, पूरे देश में नेता, चार बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, जेल गए, पॉलिटिकली इतने एक्टिव, इतने सारे अखबार निकाले, और उसे ये ज्ञान था कि कौन सा ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है यूरोप में जो बहुत आवश्यक है और हमारे देश में होनी चाहिए, और यहाँ खोलना है। ये राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र निर्माण, हम कहेंगे उनके राष्ट्र निर्माताओं में से, कि भविष्य में भारत को ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी, हमारी खनिज संपदा का इस्तेमाल होना चाहिए, उसके लिए नवयुग का ज्ञान अभी से पैदा करना।
इसीलिए महामना के प्रति मैं बहुत श्रद्धा है। और जिस तरीके से महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके हम लोगों को दिया है, उसके लिए हम लोग सदैव उनके आभारी रहेंगे। गुरुदेव, आपके पास जिस तरीके से समय का अभाव रहता है और आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, लेकिन उसके बाद भी मेरे एक बार कहने मात्र से ही आपने जो मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर दिया, और उसके बाद महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा दर्शन पर जो जानकारी आप और मेरे दर्शकों को आपके द्वारा जो मिलेगी, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत धन्यवाद। लेकिन मालवीय जी और जीवन मूल्यों की और धर्म के बारे में बोलना मेरा उत्साह जी मेरे जीवन में, पहले मैं इंजीनियरिंग पढ़ाता था, फिर अब इसमें एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज उसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें मेरी रुचि है जी। और उसमें विशेषकर महामना का योगदान, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस महान व्यक्ति के बारे में कुछ कर पाया। थैंक यू। प्रणाम।